अतुल सुभाष का जो केस था, पहले तो सबसे पहले केस को आप थोड़ा सा समझाएं विस्तार में, उसके बाद उसके नए जो आयाम होंगे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अतुल सुभाष ने जो आत्महत्या की वो मुझे लगता है कि सारे लोग जानते हैं। वीडियो आया, उसने 84 मिनट का वीडियो बनाया, उसने सारी बातें बताई। उसके बाद उसने 4 फोल्डर बनाए गूगल ड्राइव पे, जिसमें उसने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स डाले। इसमें लेटर टू प्रेसिडेंट था, उसके बाद जुडिशरी के नाम पत्र था, अपने बेटे के लिए था, सुसाइड नोट था उसका स्कैंड कॉपी बनाया। उसके बाद अपने बच्चे के साथ उसके कुछ फोटोग्राफ्स थे, उसका एक फोल्डर बनाया, और ये करके उसने पब्लिक करके रंबल पे एक लिंक डाल करके उसमें छोड़ा हुआ था। और जब हम सुसाइड नोट पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है, और नया कुछ पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ नया लिखा है, उसने बस लिखा है। पहले इस तरह से किसी ने पूरी तरह से सोच समझ कर आत्महत्या नहीं की थी, और आत्महत्या उसने जो कि उसका एक लक्ष्य था। लक्ष्य ये नहीं था कि हम किसी को कन्विक्ट कर दें अपनी पत्नी को कि हम पे दबाव है, इस तरह से। उसका लक्ष्य यह था कि और अतुल सुभाष जो है वो क्रिएट ना हो। बिल्कुल। जो तंत्र के मारे लोग हैं, उसमें अच्छे से उसने जुडिशरी को एक्सपोज किया। उसने जो एक दोनों तरफ के लॉयर जो है मिले हुए होते हैं, उस बात को उसने एक्सपोज किया, और कैसे डिवोर्स को लेकर के लॉ जो है अपने आप में एक इंडस्ट्री है, उसको लेकर के उन्होंने एक्सपोज किया। तो इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, और फिर एक हो गया, उसके बाद फिर पता चला नोएडा में किसी ने उसी तरह से आत्महत्या की, बेंगलोर में भी और हर दिन कोई ना कोई कर रहा है। साल में 25,000 ऐसे केसेस हैं। 68,000 हाँ, 60 से 80 के बीच के था। अच्छा। हर 9 मिनट पे एक आदमी आत्महत्या कर रहा है पत्नी से प्रताड़ित होकर के। मतलब वैसे आत्महत्याओं का जो आंकड़ा है वो पुरुषों का 2021 में था 1,21,000। हाँ, तो उसमें देख लो 70,000 के लगभग तो केवल वैवाहिक जीवन से 2020 का ये आंकड़ा है। 1,30,000 के करीब आत्महत्याएं हुई है, जिसमें से 80,000 पुरुष हैं। हाँ, और उसमें से जो मेरी जानकारी है, उसमें से करीब 40% जो आत्महत्याएं हैं वो इन कारणों से हो रही हैं, वैवाहिक कारणों से। जी। तो ये डेटा है हमारे सामने। अब उसके जब डिटेल में लोग जाने लगे तो पता चला कि एक तो अब ऐसा नहीं है कि सेक्स जो है वो जीवन का एक हिस्सा होता है, वैवाहिक जीवन का, और हर व्यक्ति जो है किसी के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट वो होता है कि हम शादी ही उसी कारण से कर रहे हैं। अब बात है कि जब आप इंटीमेसी में जाते हैं तो दोनों के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं है, क्या चीज़ें दूसरे को पसंद है। उसमें उसने जो बोला कि 5-5 दिन नहाती नहीं थी, आर्मपिट्स को बोलती थी कि इसको लिक करो, फिर जो जननांग होते हैं, इन सब, मतलब वो पढ़ के भी विचित्र लगता है। बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं ये करने में, ठीक है, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ पे एक पक्ष बोल रहा है कि मुझे वो नहीं चाहिए, और उसके बाद तुम उसको मेंटली टॉर्चर करते हो, ये सारा करते हो, और अंततः बात इस पे पहुँचती है कि फाइनेंशियली जो है उस पर केस डाल के कि संभवतः वही एक कारण रहा होगा। और उसके बाद से मुझे कहीं और से पता चला, गुड़गांव में वो जॉब करती थी, तो मुझे किसी ने मैसेज किया, मैं वेरासिटी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि सत्य है असत्य है, कि वो जहाँ काम करती थी उसका बॉस के साथ किसी के साथ अफेयर था, इस तरह से। तो अब ठीक है, वो अफेयर ना भी रहे, फिर भी वो लड़की जो है वो प्रताड़ित करने लगती है। पहले 40,000 रुपया मांग रही थी, फिर 80,000 रुपया मांगने लगी। कोर्ट ने 40 देने की बात की, फिर जज ने जो बोला है वो हम सब ने पढ़ा है कि भाई दे दे, मैं सुलह करवा दूंगी। तो ऐसे जज जो है, इस जज के बारे में एक और व्यक्ति ने और क्लेम किया है कल कि इस जज ने मेरे साथ इस तरह से किया। तो जो ऐसे लोग हैं, मेरे भी साथ की बात नहीं, उसके सामने जितना ऐसा केस आता होगा उतने के साथ वो वही करती होगी जिसकी प्रवृत्ति ही इस तरह से है। और जुडिशरी कोई दूध की धूली तो है नहीं, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जो है वो सड़ी हुई है जुडिशरी। और दुर्भाग्य देखिए कि सुसाइड नोट में जज का नाम होने के बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं बोला गया, होता भी नहीं है ऐसा। तो मैं अब ना भाई तेरे से ये जानना चाहता हूँ कि जो फेमिनिस्ट, जिस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे अभी,
फेमिनिज्म जो शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ और ये इस फॉर्म में कहाँ तक कैसे पहुंचा? यार देखो, इसमें मुझे लगता है कि फेमिनिज्म शुरू कहाँ से हुआ। भारत में देवी की पूजा सदियों से होती आई है, तो वो फेमिनिज्म वाला वो कोई मैटर ऐसा था नहीं। अगर हम इसके जरूरत नहीं, हाँ, अगर हम इसके इतिहास में भी जाते हैं तो एक माइकल वेल्स नाम का एक व्यक्ति था जो शोध करता था वेदों पर। उस व्यक्ति के एक वचन है, उस व्यक्ति ने कहा है कि भारत के अंदर वैदिक कालखंड में दहेज प्रथा नहीं थी, या थी तो बहुत इररेलेवेंट थी। उसके बाद अलेक्जेंडर का भी मिलता है। अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया है तो उस समय उन्होंने अपने उसमें दैनिकी में या फिर जो भी वो रिकॉर्ड रखते थे उसमें दर्ज किया है इस चीज़ को कि यहाँ पर ये अलग समाज है। और ये भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया का जो आप लगा लीजिए कि मलेशिया साइड तक आप लगा लीजिए, भारत और ग्रेटर भारत। हाँ, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ये अलेक्जेंडर के टाइम में भी बोली गई है बात। सिमिलरली जो एक अल-बरूनी के समय में भी इस प्रकार की एक बात आती है। अल-बरूनी तो पुस्तक लिख के गया है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो है समाज वो अलग है। यहाँ पर जो है एक पुरुष जो है वो महिला को गिफ्ट देता है शादी के लिए। अगर वो गिफ्ट उसने नहीं लिया, वापस कर दिया, तो वो शादी के लिए राजी नहीं है। और लड़कियां जो हैं उनको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार है 25%, यानी कि जितना लड़के को मिल रहा है उसका 25%, ऐसा उसने मेंशन किया अपने पुस्तक में। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर समाज जो था वो डिफरेंट था। और हम जो ये फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं आजकल, ये जो टॉक्सिक फेमिनिज्म है, ऐसा नहीं था एटलीस्ट। तो दूसरी चीज़ इसमें मैं यहाँ पर लेके आना चाहूँगा, फिर ये बीमारी आती कहाँ से है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि पहले कुछ नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था, पर एक घटना होती है जिसमें अंग्रेज राजा यानी कि ब्रिटेन का राजा और पुर्तगाल के राजा की बेटी, ब्रिटेन के राजा का बेटा और पुर्तगाल के राजा की बेटी, इनके बीच में वैवाहिक संबंध बनते हैं। और उस संबंध में एक दहेज दिया जाता है। वो थे मुंबई के 7 द्वीप। मुंबई के 7 द्वीप दहेज में दे दिए। इसके बाद आप लगा लीजिए, इसके बाद अंग्रेजों का शासन आता है यहाँ पर और सारी चीज़ें होती हैं। भारत का आर्थिक सामाजिक दोहन, जिस भी प्रकार से सारी चीज़ें लगा लीजिए। 1920 आते आते भारत में करीब 35% शादियाँ ऐसी हो रही थी जिसमें दहेज लिया दिया जा रहा था, 35%। जबकि भारत में ये कंसेप्ट प्राचीन अवस्था में नहीं देखा जाता। जब अल-बरूनी था, क्या 1100-1200 में आया था मेरे ख्याल से, वो उस समय नहीं था, ठीक है। और कुछ इतिहासकार इस चीज़ को बोलते हैं कि था, पर अधिकांश बोलते हैं कि नहीं था, ठीक है। तो जब हम इसको 1920 से आगे 1975 तक लेकर जाते हैं तो लगभग 95% शादियों में दहेज लिया जा रहा था। अब आप देख लीजिए कि कितना वाइड स्प्रेड एकदम से हुआ। नहीं तो दहेज जो है ना वो अंग्रेज राजा से पहले, मैं आपको बताता हूँ, प्राइड एंड प्रेजुडिस आप पढ़ो, जैन ऑस्टिन की। ये बहुत पुरानी किताब है, ये रोमांटिक इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम का है, 16वीं या 17वीं शताब्दी का है। उस टाइम में जो उसमें मिस्टर डार्सी है कैरेक्टर, तो वो पूरी किताब ही दहेज के ऊपर है। उसमें है ही कि लड़कियां जो हैं उसकी माताएं इस बात के लिए चिंतित रहती हैं कि पुरुष उसको एक अच्छा पति मिले और उसके लिए उसका बाप जो है दहेज जुटाने में। तो डाउरी का सिस्टम जो है वो फॉरेन फेनोमेनन है जी, इंडिया में नहीं है। अब कुछ कह देंगे कि भाई माता सीता के विवाह में वो डाउरी नहीं है, वो उसके साथ जो राजा है उसने शादी की तो वो देता है, वो उपहार देना। देखो, एक होता है देना, एक होता है मांगना। मांगना वाला दहेज है, या एक तंत्र इस तरह का बन गया कि भाई ये तो देना ही पड़ेगा। जो विकृत रूप अभी हमें बिहार में और इधर, यार वो राजा है, वो राजा 1 लाख गाय दे सकता है तो दे दी। बिल्कुल नहीं, पर ये कहीं दिखता नहीं है। मैंने चीजें इसमें उसको एक सेकंड बोलूंगा। जो अजीत भाई बोल रहे हैं उसको बोलते थे स्त्री धन। हाँ, स्त्री वही बोले, उसका स्वयं का अधिकार में होता था। कॉन्सेप्ट यही है ना कि भाई बेटे तो घर ही पे रहेंगे, बेटी तुम्हारी जाएगी तो उसका हिस्सा कहाँ है? हिस्सा उसको अचल संपत्ति दे नहीं सकते हो, तो चल संपत्ति में कुछ तो देना पड़ेगा उसको, वो अपने जीवन का जो है आरंभ करने जा रही है। तो कॉन्सेप्ट वो हुआ करता था। लेकिन आप ब्रिटिश में जब से 14वीं शताब्दी में तो इनकी अंग्रेजी भाषा बनती है, उससे पहले तो ये नंग धड़ंग जो है वो लड़ रहे थे, एंग्लो सैक्सन
पीरियड है, उसके बाद इनकी भाषा का विकास होता है, रेनेसांस आता है, उसके बाद ये लोग जो है कोडिफाई करते हैं, एक समाज बनता है। इसमें तो दहेज लंबे समय से है, दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम, डाउरी और कास्ट दोनों पूरा का पूरा यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। यूरोपियन भी है, मतलब इसको आप मिडिल ईस्ट में भी देखते हो। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट तो चलो सोसाइटी ही अलग हो जाती है, हाँ सोसाइटी अलग है, बट वो आपको मिडिल ईस्ट में भी दिखता है। वहाँ पे जाहेज बोलते हैं इसको, दहेज नहीं, वो जाहेज है, ये और वो जाहेज का भारत अपभ्रंश दहेज बना। भारत में भी मुसलमान जाहेज बोल रहे हैं। हाँ, जानबूझ के उन्होंने तो केरल में रेत डलवा ली, खजूर के पेड़ लगवा लिए, ऊंट ले आए। ये पाकिस्तान में भी किया था ये। हाँ, वो पेड़ मर गए फिर। मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि जब ये सारी चीज़ें होने लगी 1975 तक, जो समाज हमारा बन गया, अपभ्रंश जो भी गलत चीज़ें हो गई, उसके कारण से कुछ कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एक साल के अंदर 2500 महिलाएं केवल जलाकर मारी जा रही थी। एक फिल्म आई थी, मेरे को याद है, जब आई थी वो कपूर की थी। नहीं, ऋषि कपूर की नहीं थी, सुनील दत्त की फिल्म थी, ये आग कब बुझेगी। अब मैं जब छोटा सा बच्चा था तो मेरी मम्मी ने कहा कि, बहुत छोटा ही था मैं, ये मम्मी ने बोला था कि ये फिल्म आई है कोई अच्छी। मेरे को अभी भी याद है वो चीज़, इसी कारण से कि दहेज पर है। मम्मी ने ऐसा बोला था, तो वो दिमाग में बैठ जाते हैं ना कई बार शब्द। अरे मेरे को भी DD1 पे देखी थी, इसलिए याद है आज तक भी, मैं छोटे से नहीं देखी थी। तो पॉइंट ये है कि ऐसी फिल्में आने लगी थी, इतना ये खतरनाक हो चुका था। और ये लगा लो कि 8-10 हज़ार महिलाएं सामान्य रूप से हत्या या आत्महत्या के लिए विवश, जला के मार देना और इस टाइप की चीजें हो रही थी। जला के मारना, जहर दे के मारना, और ये बोल देना कि गैस फट गया। 2008 का रिकॉर्ड है करीब 8,500 महिलाओं का। 2024 का रिकॉर्ड है करीब 6,000 महिलाओं का। ये अभी भी मतलब ये बहुत ज्यादा घटा नहीं है फिर? नहीं, मतलब देखिए, ये कहीं ना कहीं आप इसे मान लेंगे, अभी भी 6,000 महिला, एक भी महिला अगर इस तरीके से जा रही है तो बहुत गलत हो रहा है। पर जा रही है, आप केवल धमका भी रहे हो उसको ऐसा करने के लिए, तो भी गलत है। हाँ बिल्कुल। तो जब इस प्रकार की स्थिति हम बता रहे हैं 1990 से 1993 तक ये करीब 20,000 महिलाएं इस तरीके से मारी गई थी। तो जाहिर रूप से इस प्रकार के कानून आएंगे। 1961 में कानून आया कि भाई दहेज लेना देना और ये सब प्रतिबंधित है, और पर लोगों ने उसको, वो बढ़ोतरी होती रही। फिर 498 आया था 1983 में। इसके बाद चीज़ें बदलनी चालू हो गई थी। 1992 में महिला आयोग आ गया था, जो ये क्या बोलते हैं इसे, विमेन कमीशन जो बोलते हैं, तो NCW। तो इसके आने के बाद 1992 में चीज़ें बदल गई, क्योंकि चीज़ें कोर्ट जाने लगी। अब देखिए पर कितने गलत रूप से बदली। पहले तो कोर्ट गई, चीज़ें सुधरी, और 2006 का आंकड़ा है, 2006 में कोर्ट ने करीब 25% केस ठीक पाए। बाकियों में 75%। हाँ, बाकियों में समझौता हो गया, बाकियों में समझौता हो गया या फर्जी पाए गए। लेकिन 2018-19 आते आते कोर्ट को लगा कि केवल 13% केस सही हैं। मतलब 25% से वो 13% पे आंकड़ा पहुंच गया। तो सोचिए कितने फर्जी केसेस और बढ़ गए। करीब 90% केस फर्जी होने लगे या कॉम्प्रोमाइज होने लगा। 2023 का जो बताया है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये लीगल टेररिज्म है जो आप कर रहे हो इस समय, क्योंकि वो जो जज था ना, उसका रिलेटिव फंस गया। जज का रिलेटिव फंस गया, कह रहा कि मेरा रिलेटिव खुद फंसा पड़ा है। तो उसे लग रहा होगा कि मैं भी ना फंस जाऊं, मेरी वाइफ कर देगा। तो इस टाइप का ये पूरा चक्रव्यूह जिसे कह सकते हैं हम, रच दिया गया है। और इसमें निशा शर्मा का केस कैसे भूल सकते हैं। निशा शर्मा, जब हम स्कूल में थे, पता नहीं जिस भी टाइम की बात है, 2003 की बात है शायद, 2003 में नोएडा की एक लड़की थी निशा शर्मा, का कहीं चल रहा होगा सीन, कुछ भी जो भी चल रहा था। तो पिता को पता चला भाई सीन चल रहा है, पिता ने उसी दिन अखबार में विज्ञापन निकलवा दिया। मुनीश दलाल नाम का एक लड़का, हरियाणा का लड़का था, उसने कहा कि भाई, उसकी माँ ने कहा कि भाई चलो पेपर में विज्ञापन है, बात करते हैं। बात की, 2-4 बार लड़के मिले, शादी हो गई। शादी नहीं होगी, माफ़ कीजिएगा, वो शादी पक्की हो गई। पक्की हो गई, बारात पहुंची है वहाँ पर नोएडा, और उन्होंने कह दिया, वहाँ पर पुलिस को बुला लिया सीधा लड़की ने, कि ये दहेज मांग रहे हैं। लड़की का आरोप था, लड़की के पिता का आरोप था, माँ का आरोप था कि जो लड़के की माँ है, मुनीश की माँ है, उसने
12 लाख रुपए और एक गाड़ी मांग ली है, बिल्कुल दरवाजे पे खड़े होके, और हमारे पास तो नहीं है, हम तो नहीं दे सकते। लड़के को गिरफ्तार करके ले गए, 60 दिन के लिए बंद रखा है, ठीक है, बिना जमानत के। लड़के की माँ, उसको भी बंद कर दिया, परिवार के कई लोगों को बंद कर दिया। और लड़की के साथ पता है क्या हुआ? लड़की बन गई स्टार। ऑफ्रा विनफ्री जो है उस शो में उसको बुलाया गया है। अच्छा। 6ठी क्लास के टेक्स्ट बुक उसमें उसको मेंशन किया गया कि ये एक वीरांगना है, झांसी की रानी है, इस प्रकार का वो बना दिया उसका। पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, समझ रहे हो? पॉलिटिक्स तक के आवेदन आ गए उसके लिए। लड़के का क्या हुआ? लड़के की नौकरी वोकरी जो थी वो सब गई, इतने दिनों तक जेल में बंद रहा। जेल में उसके ऊपर जैसे आक्रमण किया गया था ना इस पे, दामिनी केस में जो बंद हुए थे अभियुक्त, उनके ऊपर आक्रमण किया गया था, वैसे ही उसके ऊपर आक्रमण किया गया, लोभी दूल्हा कह के। इस प्रकार से उसके ऊपर आक्रमण हुए, वहाँ पे मार पीट दिया उसे। फिर वो बाहर निकला किसी तरीके से, उसकी ये लगा लीजिए 2012 में उस केस का फैसला आया, 2003 से 2012 में बिल्कुल निर्दोष पाए गए सभी लोग। कोर्ट ने कहा कि ये जो लड़की है इसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, और वो साली वहाँ पे ऑफ्रा विनफ्री के शो में जाके बैठी है, ठीक है। 2013 में उसी सेम लड़की पर, निशा शर्मा पर, उसकी भाभी ने दहेज के आरोप लगा दिए। अच्छा जी, उस पर और उसकी भाई पर, कि ये लोग हमसे दहेज मांग रहे हैं। तो जिसे कहते हैं ना कालचक्र फिर पूरा ही करता है। तो इस प्रकार की घटना, और ये सिर्फ एक निशा शर्मा की कहानी है। वो लड़का तो इसमें एक रिकॉर्ड आता है कि ये 9-10 साल जो केस चला है उसमें 320 बार उसकी माँ जो है वहां पर गई है कोर्ट में, उसकी माँ, लड़के की माँ मुनीश की। हाँ, 320 बार, जो कि कोर्ट उसके घर से 75 किलोमीटर दूर, 75 किलोमीटर। भाई मैं यूं ही तो कह रहा हूँ, ये जो लड़का लड़की का हो जाता है पहले ही कहीं ना कहीं अटैचमेंट, माँ बाप नहीं चाहते, वो कहीं और शादी कर देते हैं, वो शादियां चलती ही नहीं हैं। आप कहीं से भी देख लो, और जितनी भी शादी.com वाली हैं तो भाई मैं तो सारियों में ही सुना है ये। तो इसकी भी तो अतुल सुभाष की भी शादी.com से ही हुई थी। हाँ, ये उससे ही हुई है, मैट्रिमोनियल शादी। तो पॉइंट ये आ जाता है कि भाई ये तो एक निशा शर्मा का केस है, ऐसे कितने केस बन रहे हैं, हजारों। और फर्जी केसेस तो दुनिया भर के ना, केवल और सेक्सुअल हरासमेंट में वो जो मैं डेटा बता रहा था ना, वो 2020-21 के करीब का ही है। 1,20,25,000 जो लोग हैं उन्होंने आत्महत्या की, उसमें से 80,000 पुरुष हैं, 80,000 यानी 75%, 25% महिलाओं ने आत्महत्या की, और अमूमन यही आंकड़ा हर वर्ष का है। उन 80,000 में से लगभग 40% जो हैं वो मैट्रिमोनियल कारणों से उन्होंने आत्महत्या की है। ये आंकड़ा है जो कि करीब करीब 30,000 के आसपास हो जाता है, यानी 30,000 पुरुष केवल मैट्रिमोनियल कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं। ये आंकड़ा जो मैंने देखा है उसके अनुसार है, बाकी और अनुज भाई अलग अलग ईयर का अलग हो सकता है। अनुज भाई इसी में ही क्या हुआ, तुल सुभाष वाले केस में ही, जो पहले इस लड़की का केस लड़ रहा था वो वकील सामने आया और उसने कहा कि इन लोगों ने, लड़की वालों ने क्या किया कि इन्होंने एक फेक धारा इसमें जुड़वाई थी, वो थी दहेज की, कि हमारा बाप जो इसलिए मरा क्योंकि इन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था, मर्डर की, अटेम्प्ट टू, हाँ उसकी धारा लगवा दी थी। बोला कि ये तो इन्होंने गलत लगवाया है और बहुत बाद में लगवाया है, जबकि वो लड़का खुद बोल चुका है कि मैं 10 लाख रुपए दहेज क्यों मांगूंगा भाई। नहीं, इसमें ये जो आप मर्डर वाली बात कर रहे हो तो ना, दहेज वाला तो आजकल ऐसा हो गया कि साला कहीं भी अगर कुछ हो जाए लगा दो बस, दहेज हो गया। मिसयूज का जज भी तो यही बोल रहे हैं, लीगल टेररिज्म इसी कारण ही शब्द वो प्रयोग में आ रहा है कि गांव में भी यदि आपके आसपास किसी ने क्या हुआ है, पुलिस आपको बताएगी कि अरे ये हो गया, ये भी कौन कर रहा है, ससुर, सास का भी नाम डालो, भतीजा भतीजी घर में सबका नाम डालो, जितने लोग परिवार के सबका, ये डालने का भी वो पैसा लेगा उससे, ठीक है। उसके बाद आपके पास वो आएगी पुलिस, कितना का नाम डाल दिया, बताइए, हमारे हाथ में तो है, हम कुछ नाम तो काट सकते हैं, लेकिन वो तो ऊपर भी बताना पड़ेगा, तो उसमें से अब नाम कटवाने का वो पैसा लेता है। उसके बाद वकील आपको मिलेगा, वकील जो है चार्जेज एक्स्ट्रा ऐड करता है। इस लड़की ने खुद बोला है कि मैंने तो एक केस किया था इस पे, एलिमनी के लिए और ये सब के लिए, उसके बाद का मुझे पता नहीं है। इसने जो है बाकी वकील ने खुद ही वो धाराएं जो है वो जोड़ दी। तो ये तो चलता है, पूरा एक इंडस्ट्री है वही।